हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। गाइज, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज में एलिमिनेशन रिएक्शन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जिसे हम लोग इवन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, उसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। गाइज, आज हम लोग उसी एलिमिनेशन रिएक्शन में कंटिन्यू करेंगे दूसरा एलिमिनेशन, दैट इज बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, जिसे E2 मैकेनिज्म इन शॉर्ट पढ़ते हैं। फाइन, चलिए देखते हैं क्या है एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। बोला गया है एलिमिनेशन बाय दिस मैकेनिज्म अकर्स इन ए सिंगल स्टेप। फाइन, ये बात ध्यान दीजिएगा, यहां बोला गया इन ए सिंगल स्टेप द रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम बाय द बेस एंड एक्सक्लूजन ऑफ हाइलाइड आयन या कोई लिविंग ग्रुप हाइलाइड आयन के अलावा टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। गाइज, E1 मैकेनिज्म में अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो E1 मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा कि जो मैकेनिज्म होता था उसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होता था। पहले स्टेप में क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और दूसरे स्टेप में क्या होता था, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। जबकि E2 मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये एक ही स्टेप की मैकेनिज्म है, मतलब रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एंड रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली यहां पे रिमूव करते हैं। फाइन, वही बात यहां पे लिखा गया है कि रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड बाय द बेस एंड एक्सक्लूजन ऑफ हाइलाइड आयन या लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली। फाइन, दोनों एक साथ ही ये रिमूव होते हैं। फाइन, मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। गाइस, कोई एल्किल हैलाइड है, यहां पे बेस लिया गया है। फाइनली बेस जो होता है वो एल्कोहलिक बेस होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं। क्या होता है, एल्कोहलिक बेस होता है। बेस क्या करता है कि जिससे, जरा देखिए, जिससे ये हैलोजन लगा हुआ है, जिससे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, उसे अल्फा बोलते हैं, और दूसरे वाले क्या बोलते हैं गाइस, बीटा बोलते हैं। मैंने आपको बताया इसके बारे में, अल्फा बीटा किसे बोलते हैं। अब क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन को, जो ये बेस है, ये जो बेस है, ये बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करता है। तो बीटा हाइड्रोजन को इसने अप्रोच किया तो धीरे धीरे आपको नजर आएगा कि ये वाला बॉन्ड वीक होता जाएगा, और सिमिलरली ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होगा। फाइन, तो आपको यहाँ ट्रांजिशन स्टेट नजर आ रहा होगा कि ये वाला OH अपना लोन पेयर देके एक नया बॉन्ड जनरेट कर रहा है, और ये वाला बॉन्ड वीक हो रहा है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है, यहां से लेके यहां तक, मतलब रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, फाइन, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट मैंने दिखाया है, और फाइनली आपको एक एल्कीन मिल जाता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन के थ्रू। फाइन, तो गाइज आप इस बात को नोटिस कीजिए कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, और E1 क्या था, वो दो स्टेप की मैकेनिज्म था। फाइन, नोट कीजिए। फिर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग और आगे देखते हैं। ओके, फाइन गाइज, हम लोगों ने E1 मैकेनिज्म को जिस रिलेट से हम लोगों ने रिलेट किया था एक दूसरे को, क्या उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, वैसे ही गाइज हम लोग इसको भी, इसके भी फैक्ट, इसके भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। E2 मैकेनिज्म में जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि ये साइमल्टेनियस स्टेप्स होता है, यानी एक ही साथ बेस और एल्किल हैलाइड दोनों इन्वॉल्व होते हैं गाइज। तो ये बात यहां पे भी इंश्योर होता है कि ये बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड करेगा। वही पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जरा इसे देखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है, इन दिस मैकेनिज्म द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। गाइस, बोल रहा है कि E2 मैकेनिज्म जो है, इसका रेट दोनों बात पे डिपेंड करेगा, किस किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। फाइन, यानी रेट का ऑर्डर क्या है, रेट इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के विथ कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। गाइस, दोनों पे रेट डिपेंड करेगा। फाइन, अगली बात क्या बोली गई है, अगली बात बोली गई है, द रिएक्शन इज काइनेटिकली सेकेंड ऑर्डर। बिल्कुल, या बायोमॉलिक्यूलर। गाइस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करते थे हम लोग, रेट के प्रोपोर्शनल जो होता था उसी के कंसंट्रेशन के पावर जो होता था उसी का सम तो होता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 क्या आएगा 2। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो E2 मैकेनिज्म है वो क्या है, ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, या मॉलिक्यूलरिटी उसकी क्या है 2। लास्ट थिंग
क्या है गाइस, ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लोगों को कहीं बहुत सारी चीजों पे हेल्प करता है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, या उसी बात को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। स्ट्रॉन्ग बेस या हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस गाइस फेवर E2 मैकेनिज्म, फेवर E2 मैकेनिज्म। दैट इज कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस? अभी हमने लिखा कि अल्कोहलिक KOH। गाइस NaNH2 को क्या पढ़ते हैं? NaNH2 को सोडामाइड पढ़ते हैं, या फिर एल्कोक्साइड आयन हो विथ एल्कोहल। तो ये सब क्या होते हैं गाइस? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और इन सब के प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म फेवर होता है? E2 मैकेनिज्म, यानी एक्सक्लूजन ऑफ लिविंग ग्रुप एंड रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। फाइन, इसे नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स को और अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे गाइस कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे पिक किए हैं, इसे आप देखिए। बोला गया है ये 2-ब्रोमोब्यूटेन है, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया गया है। अल्कोहलिक KOH का मतलब होता है, समझिए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ गाइस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो E2 मैकेनिज्म के बारे में अगर हम लोग सोचें तो वही तरीका यहाँ पे होगा, क्या कि ये आपका क्या हो गया अल्फा, और ये क्या है बीटा, और ये 2 बीटा। यानी आपके पास चॉइसेस 2 हैं, या तो आप इस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें, या तो आप इस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें। ठीक है, अच्छा, हमने आपको एक रूल बताया था, आपने वहां पे पढ़ा भी था E1 मैकेनिज्म में, कि जब आपके पास मोर देन 2 बीटा हाइड्रोजन हो तो सेटजेफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करते हैं। सेटजेफ ने क्या बताया था? हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट करेंगे जिसपे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। फाइन, तो जरा देखिएगा, जब आप यहां से H निकालोगे और यहां से Br निकालोगे तो आपके पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से आएंगे। एक प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आएगा। फाइन, अच्छा, इसी का अगर मैं आइसोमर बनाऊं तो ये आएगा, और एक दूसरा कुछ इस तरह से आएगा। फाइन, ट्रांस सिस, यानी यहां पे भी इस सिचुएशन में क्या आएगा? ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों मेजर पार्ट में होंगे, और ये क्या होगा? माइनर होगा। फाइन, यानी अगर दूसरे तरीके से बोले तो ये क्या होगा? हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, या सेटजेफ प्रोडक्ट होगा। सॉरी, ये सेटजेफ प्रोडक्ट होगा। सेटजेफ प्रोडक्ट होगा ये, और ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। फाइन, सिमिलरली यहां पे देखिए सोडामाइड लिया गया है। सोडामाइड मैंने बताया था, सोडामाइड क्या करता है? ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे ये भी उसी तरीके से ट्रीट होगा जैसे अल्कोहलिक KOH ट्रीट होता था। फाइन, इसके पास भी 2 तरीके से है, यानी NH2 क्या करेगा? एज ए बेस इसको H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये पाई बाड इधर आएगा, और यहाँ से सॉरी ये सिग्मा बाड अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, और Cl जो है लीव कर जाएगा। ये सारे स्टेप्स जो हैं आपको पता है कि साइमल्टेनियस हो रहे होंगे, यानी यहाँ पे भी गाइस प्रोडक्ट बिल्कुल सेम आएगा, बेस बदल दिए गए हैं बस। फाइन, अभी भी ये आपका मेजर होगा। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे NaOH के साथ हीट किया गया। NaOH भी आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये अल्फा है, जैसे यहाँ पे ये अल्फा था, ये बीटा थे, ये बीटा थे। सिमिलरली ये अल्फा, ये आपके पास बीटा है, और ये बीटा है। फाइन, यहाँ पे अगर आप देखें इस बीटा कार्बन को, इसके पास आपके पास 1 H है, इसके पास 3 H है, तो ये आपका जो H होगा वो सेटजेफ प्रोडक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम लोग एक ही प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका मेजर होगा, ये माइनर होगा। मेजर माइनर हमने सब्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से बताया था, ये कौन कितने सब्स्टिट्यूटेड का है। अगर आप देखें तो इस एल्कीन से कितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, एक यहां पे, एक यहां पे, ये तो ये गाइस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो इस एल्कीन के बहुत कितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं? केवल एक, तो ये क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। और हमने बोला था कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म जो होता है वही क्या होता है? मेजर। तो इस केस में ये क्या है? मेजर प्रोडक्ट है,
और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। फाइन। दूसरे तरीके से बोले तो ये क्या है, सैडजेप प्रोडक्ट है, ये क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है। फाइन, इसे नोट कर लीजिए। गाइज अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं E2 मैकेनिज्म के बेस पे। फाइन, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे ये हमने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, पूछा टोटल नंबर ऑफ E2 प्रोडक्ट। गाइज अब इसमें ये नहीं पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट बनाओ, इसमें ये पूछा है कि इस कंपाउंड का एलिमिनेशन कराइए बाय E2 मैकेनिज्म और टोटल कितने एलिमिनेशन प्रोडक्ट आएंगे ये बताना है। जब टोटल की बात होती है तो उसमें मेजर और माइनर गाइस सब काउंट किया जाता है। फाइन, तो जरा चलिए स्टार्ट कर दें एक एक करके। अब हमारे पास चॉइसेस क्या होते हैं, अगर हम देखें तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। यानी हमारे पास गाइस दो डिफरेंट बीटा कार्बन है, यानी दो डिफरेंट एलिमिनेशन प्रोडक्ट आने चाहिए यहाँ पे। चलिए एक एक करके बनाते हैं। गाइस अगर यहाँ से H निकाल रहे हैं हम लोग तो आपको समझ में आएगा, यहाँ H है, यहाँ 3H है, तो ये एक सैडजेप प्रोडक्ट होगा। फाइन, तो एक प्रोडक्ट तो ये आ गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा दूसरा वाला प्रोडक्ट। अगर हम लोग सोचे तो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। फाइन, तो अच्छा अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, यानी इसमें स्टीरियो आइसोमर को भी काउंट करना होगा। फाइन, कभी कभी वो इंक्लूड कर देगा, नहीं तो कभी कभी टोटल नंबर ही केवल लिख देगा तो बेटर है। अब इसमें स्टीरियो आइसोमर क्या मतलब, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जरा देखिए, क्या ये डबल बॉन्ड कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, ये कोई डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो आप देखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये CH3 ये CH3 आइडेंटिकल है कार्बन पे, तो Gi नहीं शो करेगा। इसके बाद देखें तो ये टर्मिनल पे लगा हुआ है, जबकि CH2 सेम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो नहीं। तो इस केस में गाइस इसके 2 ही प्रोडक्ट आएंगे टोटल। फाइन, इसमें जरा देखते हैं कितने पॉसिबल हैं। अगर आप देखें तो फिर से ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये बीटा है। फाइन, अगर आप इसमें देखें तो एक इंच यहां से निकल सकता है, एक इंच यहां से निकल सकता है। तो इसमें अगर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाएं तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। फाइन, और अगर दूसरा यहां से इंच निकालें तो दूसरा इस तरह से, ये 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब इसमें स्टीरियो आइसोमर अगर आप देखें तो इसके अबाउट देखेंगे तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से अगर आप देखें तो एक इथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है। इस कार्बन से देखें तो यहाँ पे एक H होगा और एक मिथाइल होगा, यानी इसका सिस ट्रांस या EZ जो भी आप समझे, इसके 2 होंगे। अगर मैं बोलूं एक सिस होगा तो एक ट्रांस होगा। फाइन, तो यहाँ पे इसके 2 होंगे और इसमें कोई ज्योमेट्रिकल शो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि भैया इस टर्मिनल पे 2 हाइड्रोजन सेम है, तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट कोई ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, तो इसका केवल अकेले होगा। यानी इस कंपाउंड में, इस क्वेश्चन में टोटल एलिमिनेटेड प्रोडक्ट कितने आएंगे, 3 आएंगे। फाइन, तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें ज्यादा तरीके से। कोई एल्किल हैलाइड दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा इस एल्किल हैलाइड का हम लोग अल्कोहलिक केओज बेस के साथ हीट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बताइए। फाइन, तो इस तरीके से आपको वहां पे प्रोडक्ट बनाना होगा। इसे नोट कीजिए। जैसे 2 हमने और लिए, बिल्कुल अभी भी प्रोसेस एकदम सेम है, आपको फिर से एलिमिनेशन करना है और आपको टोटल प्रोडक्ट गाइस सबसे पहले तो आपको कितने डिफरेंट एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे यही बनाना होता है। बाद में आपको चेक करना होता है कि किसमें ज्योमेट्रिकल शो हो रहा है, किसमें नहीं शो हो रहा है। फाइन, जैसे आप मैं इसमें देखूं तो ये क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा। गाइस इस बार 3 डिफरेंट बीटा कार्बन मिल रहे हैं और उस 3 डिफरेंट बीटा कार्बन में अगर आप देखें तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, एक प्रोडक्ट तो ये आएगा, एक प्रोडक्ट ये आएगा जब मैं यहां से H निकाल रहा हूं और यहां से Br निकाल रहा हूं तो एक डबल बॉन्ड यहां आएगा। गाइस दूसरा अगर अब मैं बात करूं, यहां से अगर मैं H निकाल लेता हूं तो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, मैंने इस CH3 के साथ H निकाला तो डबल बॉन्ड ऐसे आएगा, मैंने ऐसे बना दिया। फाइन, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से तीसरी पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये 3 प्रोडक्ट आए, देख लीजिएगा।
पहला प्रोडक्ट जो आया हमने यहां से H निकाला और यहां से Br निकाला तो ये प्रोडक्ट आया। दूसरा प्रोडक्ट क्या आया, इस बीटा कार्बन से जो यहां पे लगा हुआ है, यहां से H निकाला, यहां से Br निकाला तो ये बना। तीसरा वाला इस बीटा H से हमने कार्बन से H निकाला तो ये आया। 3 आपके इलिमिनेटेड प्रोडक्ट आए। अब हर इंडिविजुअल इलिमिनेटेड प्रोडक्ट में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करनी, स्टीरियो आइसोमर चेक करना। जरा गाइस इस डबल बॉन्ड के बाद देखिए क्या कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा, तो आप देखेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, जिसका एक ही आइसोमर यहाँ पे होगा। फाइन। क्या गाइस इसमें कोई पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH2 है तो ये दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं, तो ये भी अकेले होगा। गाइस इसमें हाँ, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होगा, क्योंकि इसके अबाउट, इस डबल बॉन्ड के अबाउट अगर आप फोकस करेंगे तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट जो है ग्रुप्स जो है अलग अलग हैं। कौन कौन से? एक ही है, एक CH3, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक CH3 है और एक दूसरा आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें EZ आइसोमर जिस आप बोले या सिस ट्रांस बोले, तो इसके 2 यहाँ पॉसिबल है। यानी अगर मैं इसका आंसर बोलूं तो इसमें इलिमिनेटेड प्रोडक्ट गाइस कितने आ जाएंगे? 2 यहाँ से और एक यहाँ से, एक यहाँ से, यानी यहाँ से इसका आंसर क्या होगा? 4। फाइन। मैं चाहता हूं इसको अपने आप ट्राई करके इसका आंसर बताएं। काफी लोगों ने कर भी लिया होगा। अगर आपने देखा तो अल्फा ये बोल रहे हैं, बीटा ये है, बीटा ये है और ये बीटा ये है। गाइस हमें यहाँ पे दिख कितने बीटा कार्बन रहे हैं? 3। लेकिन अगर आप देखें तो ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये दोनों आइडेंटिकल है। ये वाला बीटा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन आइडेंटिकल है, तो यहाँ से आप H निकालेंगे, यहाँ से H निकालेंगे, दोनों केस में सेम प्रोडक्ट आएगा। तो किसी एक को आप ले लीजिए और ये अलग, यानी दिख तो 3 रहे हैं लेकिन एक्चुअली में कितने हैं? 2। फाइन। तो यानी एक तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? दूसरा कुछ इस तरह से आएगा ये। यानी अगर आप देखें तो इसमें से ज्योमेट्रिकल शो होगा। अब भैया ज्योमेट्रिकल के लिए इतना समय नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, केवल एक होगा। तो टोटल कितने आ जाएंगे इस केस में? तो इस कंपाउंड में, इस केस में टोटल आंसर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएगा, ठीक है। गाइस टोटल नंबर ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फाइन, नोट कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन पढ़िए, अपने आप समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला काम यही करना होता है कि क्वेश्चन आप पढ़ें और अपने आप समझ के उसे अटेम्प्ट करें। फाइन। उसके बाद आप आगे बढ़ के उसे चेक करें कि आपका सही हुआ या नहीं। आई होप काफी लोगों ने ट्राई किया होगा। द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन पॉसिबल डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ एक कंपाउंड दिया गया है जिसका ये IUPAC नाम लिखा है गाइस। IUPAC नाम क्या? 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटिल हेक्सेन यूजिंग एल्कोहलिक KOH। फाइन। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन बताना है किसी अननोन कंपाउंड का जिसका IUPAC नाम दिया गया है, किसके थ्रू? डिहाइड्रोब्रोमिनेशन का। गाइस ये IT एडवांस 2011 में इंटीजर टाइप आंसर आया था, इसमें कोई आपका आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं दिया था। तो सबसे पहला इसमें स्टेप आपका क्या होगा? इस गिवन IUPAC नाम का स्ट्रक्चर ड्रा करना। स्ट्रक्चर ड्रा करना आपको आता है क्योंकि IUPAC पढ़ लिया है। कैसे? मैं तरीका बता देता हूं। पैरेंट चेन क्या है भैया? हेक्सेन है। तो पैरेंट चेन हेक्सेन है तो 6 कार्बन की पहले चेन बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन बना लिया। अब 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 पे लगा हुआ है ब्रोमो, लगा लिया 3 पे ब्रोमो। 3 पे क्या लगा हुआ? साइक्लोपेंटिल, 3 पे साइक्लोपेंटिल लगा दिया। बस ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। क्या? 1 2 3 4 5 6 ये आपका है 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटिल हेक्सेन। फाइन। यानी इसको हमने अब फॉर्मेट में किसके अपने कन्वर्ट कर लिया जो हम लोग क्लास में करते हैं। यानी अब आपका ये क्वेश्चन इस नए फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, कुछ न्यू फॉर्मेट में। फाइन। जिससे हम लोगों की आदत में है देखने की, जिसे हम देख के फाइनली करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को भूल जाइए, अब सिंपली समझिए कोई एक कंपाउंड है जिसका एल्कोहलिक KO से एलिमिनेशन करना है और टोटल एल्कीन जितने बनने हैं वो आपको बताने हैं। फाइन। चलिए शुरू करते हैं।
जिस पे हैलोजन या लिविंग ग्रुप लगा उसे क्या बोलते हैं, अल्फा। ये क्या है, बीटा। ये क्या है, बीटा। यहां पे भी गाइस एक बीटा एच है, एक एच यहां पे, एक एच यहां पे और एक एच यहां पे। तो गाइस 3 डिफरेंट बीटा एच यहां पे हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहला काम 3 डिफरेंट एल्कीन बना लेना। फाइन, तो आप डिफरेंट एल्कीन बनाइए। तो सबसे पहला अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से। जब मैंने इधर से एच निकाला और बी आर निकाला तो पहला ये बन गया। दूसरा क्या बनाऊंगा, इधर से एच निकाल लूंगा, दूसरा कुछ इस तरह से बना लूंगा। फाइन। तीसरा रिंग बीटा कार्बन से अगर एच निकालूंगा तो कुछ इस तरह से। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन जो पॉसिबल है वो बना लीजिए। स्टीरियो आइसोमर यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप बाद में चेक करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। पहले आपको तो कितने इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनने हैं उसे आपको बना लेना होगा। फाइन, यानी हमारे पास 3 पॉसिबल बीटा हाइड्रोजन थे तो 3 प्रोडक्ट बना लिया। अब हम लोग हर एक प्रोडक्ट पे स्टीरियो आइसोमर चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं गाइज। अगर आप इसमें देखें तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, अगर आप देखें तो यहाँ एक एच लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है। तो इस कार्बन के अबाउट 2 ग्रुप अलग अलग, इस कार्बन के अबाउट एक प्रोपिल लगा है, एक साइक्लोपेंटिल लगा है। तो इसमें गाइस किस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर, E एंड Z। मैंने बताया था ट्राई एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के लिए E एंड Z नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, E Z आइसोमर पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। एक E होगा और एक Z होगा। फाइन, इस स्टेज पे मैं E Z को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको जाके देखना पड़ेगा E Z नॉमेनक्लेचर आइसोमरिज्म में। फाइन, इसके 2 होंगे गाइज। अगर आप इस डबल बॉन्ड को देखें तो सिमिलर यहाँ पे भी है, एक H है और एक एथिल है। यहाँ पे देखें तो एक एथिल है, एक साइड। तो यहाँ पे भी आप अगर आप देखें तो यहाँ पे E एंड Z करके इसमें भी 2 पॉसिबल है। क्या गाइस इस डबल बॉन्ड के अबाउट पॉसिबल है E Z आइसोमर? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट ये दोनों तो अलग अलग है, लेकिन अगर आप देखें तो इधर दोनों सेम है तो ये केवल अकेले होगा, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। फाइन, तो आपके पास आंसर कितने आएंगे, 2 यहां से, 2 यहां से, 4 और 1 या 5। तो गाइज इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5। टोटल नंबर ऑफ डी हाइड्रोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट इस कंपाउंड में कितने आएंगे, 5। फाइन, तो इंटीजर टाइप का आंसर इस तरह से। गाइज इसी तरीके से क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह से एलिमिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके गाइज, हमने 2 एग्जांपल सॉल्व लिए हैं, इसको समझते हैं। जैसे अगर आप देखें ये, इसे गाइस पढ़ते हैं पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। फाइन, अब इस केस में भी गाइस एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, लेकिन यहां पे थोड़े डिफरेंट तरीके से एलिमिनेशन होगा। जरा हम सोचते हैं कैसे। अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, अल्फा, और ये क्या है, ये भी बीटा है, और ये क्या है, बीटा। गाइज यहाँ पे भी एक बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 3 बीटा हाइड्रोजन। फाइन, तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो जरा देखिएगा, यहां से अगर H निकलेगा, यहां से जो H निकलेगा तो कुछ प्रोडक्ट ये आएगा, अगर यहां से H निकलेगा तो मेजर प्रोडक्ट ये आएगा। गाइज इस रिएक्शन में व्हिच इज मेजर प्रोडक्ट, क्या आप बता पाएंगे इस रिएक्शन में कौन सा मेजर है? तो लोगों ने तुरंत बोला कि सर ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये मेजर होगा, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो ये माइनर होगा। नहीं गाइज, यहां पे गलती हो जाएगी। यहां पे आप ध्यान रखिए, ये आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट आएगा। फाइन, मेजर प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यानी गाइज इस बार कौन सा डोमिनेट कर गया, हॉफमैन ओवर डोमिनेट सैडजेफ। गाइज मैंने थोड़ा सा आपको बताया था इवन एलिमिनेशन में कि कभी कभी सिचुएशन आएगी जब हॉफमैन ओवर डोमिनेट कर जाएंगे सैडजेफ,
या जेटिप्स रूल पे। फाइन, अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। गाइज ये आप समझ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ गाइज एक बात और भी पता है, ये साथ साथ क्या है, बल्कि भी है, बल्कि बेस है, इसका साइज बहुत भारी भरकम सा है, बहुत भारी भरकम सा है। अच्छा भारी भरकम साइज है तो क्या इसको इस बीटा एच एलिमिनेट करने में ज्यादा आसानी होगी या इस बीटा एच को एलिमिनेट करने में ज्यादा आसानी होगी। गाइस जरा सोचिए, यहां पे जो टर्ट ब्यूटॉक्साइड है जो मैं बना रहा हूं, टर्ट ब्यूटॉक्साइड किस बीटा हाइड्रोजन को इजीली अप्रोच कर पाएगा, जो स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है या जो लेस हिंडर्ड है। ओके गाइस, तो अगर आपको आइडिया लग गया होगा कि सर यहाँ पे तो दो मिथाइल के बीच में हाइड्रोजन है, तो ये अपना भारी सा बेस, बल्कि सा बेस इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो इसको आसानी से अप्रोच करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई हिंडर्ड नहीं है। ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। तो गाइज यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई होगी कि जो हाइड्रोजन इजीली अप्रोचेबल होगा वही बेस क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। तो यहीं पे हम लोग बात करेंगे हॉफमैन एलिमिनेशन की। फाइन, तो एक बात ध्यान रखेंगे, ये वाला H इजीली रिप्लेस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ बल्की एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो उस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, सेटजेफ माइनर होगा, यानी मिनिमम सब्स्टिट्यूएंस जो होगा वो मेजर होगा। फाइन, तो गाइज ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल हम लोग इसको नोट में लिखेंगे रूल को। गाइज इसे जरा देखिए, ये क्या है, ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है, बीटा है, ये भी बीटा है और गाइज ये भी बीटा। फाइन, अगर आप देखें तो ये क्या है, ये क्या लिखा है गाइज, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड को सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कहीं कहीं आपको BuOK लिखा होगा, ठीक है, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। यहां देखिए हम लोगों ने अपोस्ट्रोफी में T लिख दिया है ऊपर, तो इसका मतलब टर्ट होता है। गाइस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता होना चाहिए। फाइन, एग्जाम में भी इस तरह का ट्रेंड है ज्यादातर लिखने का। इसको देखते ही आपको एक बात तुरंत समझ में आ जाए, ये क्या, बल्की एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, बल्की एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बात समझ में आता है कि E2 मैकेनिज्म फेवर होगा, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा डोमिनेट करेगा, हॉफमैन। फाइन, यानी यहां से H एलिमिनेट होगा जहां पे H ज्यादा हो और कार्बन की डिग्री कम हो, ये दोनों H नहीं। यानी गाइज अगर मैं इसमें प्रोडक्ट बनाऊं तो आपका मेजर कौन सा आएगा, यहां पे भी सेटजेफ प्रोडक्ट आपका माइनर आएगा और हॉफमैन जो आएगा वो क्या आएगा, मेजर आएगा। फाइन, तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, जबकि हमने क्या बोला, ये क्या होगा आपका मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। फाइन, हॉफमैन प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट। फाइन, तो नोट कीजिए इस बात को, इस एग्जाम्पल को। उसके बाद हम वापस आते हैं हॉफमैन के स्टेटमेंट पे, क्या उन्होंने बोला था, क्या कंडीशन बताई थी। ओके गाइज, देखते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है। फाइन, हॉफमैन एलिमिनेशन का स्टेटमेंट क्या था, बोला गया है इन द प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस स्ट्रॉन्ग बेस एंड बैड लिविंग ग्रुप। दो कंडीशन गाइस इन्होंने बोला, बल्की बेस हो यानी स्ट्रिक्टली क्राउडेड बेस हो, स्ट्रिक्टली हिंडर्ड बेस हो, और या तो दूसरी बात हो क्या, यहां पे और लिखे तो ज्यादा रहेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस और बैड लिविंग ग्रुप्स, ठीक है, बैड लिविंग ग्रुप्स, हॉफमैन एलिमिनेशन टेक प्लेस। फाइन, स्टेटमेंट इनका क्या था, इन्होंने बोला था हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइन, अब जैसे कि मैं कुछ बल्की बेस आपके सामने यहाँ पे लिखूं जो बहुत ही फेमस है, तो बल्की बेसिस, सबसे ज्यादा फेमस बल्की बेसिस के बारे में बात करूं तो पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड जिसे BuOK या BU के एपोस्ट्रोफी में TOK,
टर्ड ब्यूटॉक्साइड को ऐसे लिखते हैं, पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड को, इसका स्ट्रक्चर ये है गाइस। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है, इस यहाँ पे एलडीए। एलडीए का फुल फॉर्म होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। क्या? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। आपको समझ में आ रहा होगा एमाइड क्या होता है? NH2 माइनस। एमाइड आयन क्या होता है? NH2 माइनस। अच्छा, 2 H हटा के 2 आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दो तो डाई आइसोप्रोपिल एमाइड हो गया, माइनस चार्ज, और लिथियम मतलब Li+, जिसका स्ट्रक्चर हमने यहां पे आपको बना दिया है, डाई आइसोप्रोपिल लिथियम एमाइड। ठीक है। तीसरा होता है गाइस ट्राइथाइलेमीन। ट्राइथाइलेमीन यानी ET थ्राइस N, ET थ्राइस N, ये ट्राइथाइलेमीन, जिसका स्ट्रक्चर ये गाइस 3 बेसेस जो मैंने लिखे ये बल्कि बेसेस हैं और बहुत ही फेमस बेसेस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस आपका क्या है? पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड। जितने एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं हॉफमैन एलिमिनेशन में, उसमें 99% जगह पे यूज किया गया है पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड। हाँ, ट्राइथाइलेमीन भी 1-2 जगह यूज किया गया है, बट दिस इज मच फेमस। फाइन, ये तो बात हम लोगों ने कर लिया बल्कि बेसिस या स्ट्रिक्टली हिंडर्ड बेसिस के बारे में। अभी दूसरी बात बाकी है, बैड लीविंग ग्रुप क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसे पहले नोट कर लीजिए आराम से। फाइन गाइज, अब हम बैड लीविंग ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। बैड लीविंग ग्रुप फ्लोराइड आयन। ठीक है, ये बैड लीविंग ग्रुप है। फ्लोराइड आयन अगर प्रेजेंट है तो भी हाफमैन एलिमिनेशन ही होगा, या फिर अमोनियम आयन या 3 डिग्री अमोनियम आयन, ये अगर प्रेजेंट होता है तो ये बैड लीविंग ग्रुप में होता है। कैसे? अगर हम एग्जांपल्स में आपको समझाएं कुछ इस तरह से गाइज, जैसे कि मैंने अगर आपसे मैं बोलूं कि ये ले लिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे बैड लीविंग ग्रुप आ गया तो अगर आप बेस कोई भी ले लेंगे, जैसे मैंने क्या ले लिया, एथॉक्साइड आयन इन एथेनॉल, तो एथॉक्साइड आयन इन एथेनॉल मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, डिजॉल्व इन एथेनॉल। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो ये फ्लोराइड आयन बैड लीविंग ग्रुप है, तो बैड लीविंग ग्रुप के केस में कौन सा एलिमिनेशन होगा, ये बात ध्यान रखेंगे कि ये हाफमैन एलिमिनेशन होगा। हाफमैन एलिमिनेशन होगा। क्यों? अगर आप देखें तो इस बीटा से H यहां से रिमूव करेगा, और इस अगर यहां पे OET आता है, इस बीटा H को अप्रोच करता है फाइनली, तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला फ्लोराइड की वजह से इस डेल्टा इस पे पॉजिटिव होगा, और जैसे जैसे इस H को अप्रोच करेगा ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये ज्यादा बेटर होगा। यानी इस केस में ध्यान रखना, ये आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा। केवल फ्लोराइड के केस में अगर यहाँ क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड होता तो ये मेजर नहीं आता। फाइन, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। इसे यार कई तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ H निकालते हो और न्यूक्लियोफाइल बनाते हो तो ये भैया 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा। क्या बनेगा? अगर मैं आपको बोलूं कि ये भैया थोड़ा सा अगर आप अंदर की बात जानने में इंटरेस्टेड हो तो अगर आप वहां से H पूरी तरह से एलिमिनेट कर लेते हो तो यहाँ पे CH2 माइनस बनेगा, और अगर यहां से H आप निकालते हो, किसी के दिमाग में आता कि सर यहां से भी तो बीटा एस निकल सकता है, यहां से भी बीटा एस निकल सकता है, अगर यहां से बीटा एस निकालोगे तो कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्ज आएगा। ये 2 डिग्री कार्बन आयन है। क्या ये 2 डिग्री कार्बन आयन, और ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन। अच्छा, क्या बता पाओगे इसमें से दोनों में स्टेबल कौन है? अगर आप इसमें देखोगे तो ये 1 डिग्री कार्बन आयन हम जीओसी से फर्स्ट लेक्चर से सेकंड लेक्चर से जब हम लोग इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे, इंटरमीडिएट मैंने कार्बन आयन बताया था, मैंने बताया 1 डिग्री भैया ज्यादा स्टेबल होता है, और उसके साथ देखें फ्लोराइड का विथड्रॉइंग इफेक्ट भी है तो ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे मिथाइल का पुशिंग इफेक्ट है, तो आप देखें तो ये 1 डिग्री जो है 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से। तो इस केस में जनरली फ्लोराइड के केस में ही हम बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, तो ये हाफमैन एलिमिनेशन होगा किस केस में, फ्लोराइड आयन, क्योंकि जो यहाँ पे F माइनस यहां से रिलीज हुआ है ये क्या है, एक बैड लीविंग ग्रुप है। ठीक है, बैड लीविंग ग्रुप्स है। ठीक है, कभी कभी आपके रिएक्शन में ये लिख दिया जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू हॉफमैन एलिमिनेशन या अकॉर्डिंग टू सैटजेफ एलिमिनेशन। फाइन, तो उन सब क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शन लिख दिए जाते हैं, तो वहां पे आपको जज करना होगा, देख के बताना होगा। फाइन, तो बैड लीविंग ग्रुप ये आपका समझ में आया।
इसे आप नोट कर लीजिए। अगला एग्जांपल अगर आप देखें तो ये क्या है, क्वाटनरी अमोनियम आयन। ठीक है, क्वाटनरी अमोनियम आयन हमें देखते समय में आता है कि जो अमोनियम आयन होता है वो बैड लीविंग ग्रुप होता है, और बेस कैसा भी हो, अगर ये क्वाटनरी अमोनियम आयन है तो हमें इतना देख के समझना होगा कि प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, हॉफमैन के अकॉर्डिंग। हॉफमैन के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन होगा, यानी अगर ये बीटा है, अल्फा है, तो ये बीटा है और ये बीटा है, यानी ये वाला बीटा एच यहां से एलिमिनेट होगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी हॉफमैन एलिमिनेशन होता है वो फाइनली किसके थ्रू होता है, E2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। क्या होता है, E2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, फाइन, इसमें कोई इंटरमीडिएट हम लोग बात नहीं करेंगे। अब अगर यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट बताऊं तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट किस तरह से होता है। ये आपका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट आएगा। फाइन, अगर कोई इस तरह से सोच लेता है तो उसका माइनर प्रोडक्ट आएगा, और हमेशा हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग माइनर प्रोडक्ट नहीं बनाते। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, इसके मैकेनिज्म पे वापस जाऊं, तो आपको मैं मैकेनिज्म कुछ इस तरह से बता सकता हूं। जरा देखिएगा, बेस क्या करेगा, मोस्ट अप्रोचेबल हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, जिसको आसानी से वो अप्रोच कर पाए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे बेस बल्कि नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वाटनरी होने की वजह से 3-3 मिथाइल है, तो ये क्राउडी है, तो इसके आसपास जिस ग्रुप वाले को ये H आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो इस H को ये अप्रोच करेगा। फाइनली इस H को अप्रोच करेगा। तो अगर आप चाहें तो आप ध्यान से देखें तो इस पे कौन सा चार्ज धीरे धीरे जनरेट होगा, निगेटिव जनरेट होगा, और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, और उस स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा, और ये इधर जैसे जैसे निगेटिव इधर आएगा वैसे वैसे ये पूरा का पूरा ग्रुप लीव कर जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट ये एक ही ट्रांजिशन स्टेट में बनता हुआ नजर आ रहा हो। फाइन, कुछ इस तरह से। और यहाँ आपको एक 3 डिग्री एमीन मिल जाएगा एज ए लीविंग ग्रुप। फाइन, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। एक मैंने जनरल क्वेश्चंस लिख दिया है, उसमें 3 रिएक्शंस लिख दिए हैं। उसमें पूछा गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इन सारे रिएक्शंस में आपको मेजर प्रोडक्ट बताना, मतलब एक ही प्रोडक्ट आपके बारे में यहाँ बताना है। तो जैसे आपने इसको देखा, क्या लिखा, ये पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड इन टर्ड ब्यूटेनॉल, मतलब टर्ड ब्यूटेनॉल में ये ब्यूटॉक्साइड डिजॉल्व है। तो ये बात तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये क्या है, ये बात है बल्कि बेस। और बल्कि बेस क्या करता है, E2 एलिमिनेशन बाय हॉफमैन मैकेनिज्म। ये बात ध्यान रखेंगे, हॉफमैन मैकेनिज्म मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है, यानी जो मैक्सिमम हाइड्रोजन कंटेनिंग बीटा कार्बन होगा वही रिमूव होगा इस बेस के थ्रू। यानी क्या, हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी इस केस में यही मेजर प्रोडक्ट आएगा। फाइन, हॉफमैन प्रोडक्ट आएगा। यहां पे आपने क्या देखा, सॉरी यहां पे हमने लीविंग ग्रुप नहीं लगाया, यहां पे Cl लिख दीजिए। ठीक है, Cl लिख दीजिए। अब यहां पे आप देखिए तो Cl लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा हुआ है, ट्राइथाइलेमीन। अच्छा, ट्राइथाइलेमीन भले इसे आपको छोटा देखने में लग रहा होगा, लेकिन ET को एक्सपेंड करेंगे तो ये भी समझ में आएगा कि ये भी क्या है, बल्कि बेस है। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो इस केस में भी कौन सा एलिमिनेशन होगा, हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। हॉफमैन एलिमिनेशन में प्रोडक्ट क्या आएगा, इसमें ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर। फाइन, इसे जरा आपने देखा, इसे क्या देखा आपने, इसमें देखा कि ये क्वाटनरी अमोनियम आयन है, और क्वाटनरी अमोनियम आयन में जो है यहां पे भी क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। हॉफमैन एलिमिनेशन होता है भाई, E2 मैकेनिज्म। तो ये आपने अल्फा देखा, ये बीटा देखा, ये बीटा देखा। तो यहां से हॉफमैन को जैसे आपने जज कर लिया, पता कर लिया, वही से आपने मोस्ट अप्रोचेबल हाइड्रोजन को आपने एलिमिनेट किया। इस तरह से यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो हमने इस तरह से डिफरेंट केसेस में हमने आपको बताया कि किस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट फाइनली बनेगा। फाइन, नोट कर लीजिए इसे, फिर कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस, अब हम लोग
E2 एलिमिनेशन की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है इसको समझते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन, जिसे एंटी एलिमिनेशन भी पढ़ते हैं या फिर एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन भी पढ़ते हैं। फाइन, क्या होता है इसको समझते हैं। हमने आपके सामने एग्जांपल्स दो लिए हैं, इसी के में मैं आपको समझा पाऊंगा कि क्या होता है एंटी कोप्लेनर। गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको अल्फा कार्बन नजर आ रहा होगा, ये आपको बीटा कार्बन नजर आ रहा होगा। अल्फा पे यहाँ पे लिविंग ग्रुप Cl नजर आ रहा होगा, बीटा पे अप्रोचेबल H नजर आ रहा होगा। गाइस सिमिलरली यहाँ पे भी ये अल्फा है और ये बीटा है। अब अगर आपको देखें तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH बेस लिया गया है। गाइज अब हमें ये देखना है कि इस H को बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तब आसानी होगी, या इस H को अप्रोच करने में इस बेस को ज्यादा आसानी होगी। गाइज अगर आप OH को देखें तो जो OH है एज ए बेस है, फाइन, यहाँ पे जो ये बेस है गाइज वो इस H को जैसे जैसे अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर गाइज डोनेट करेगा, शेयर करेगा, इसके में जो ये पाई में इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। फाइनली यहाँ से गाइज Cl रिमूव हो जाएगा और आपको एक डबल बॉन्ड जनरेट होता नजर आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड गाइज। और यहाँ पे A और A दोनों वेज पे हैं गाइस, तो दोनों को एक साथ कर दीजिए। सॉरी, ये दोनों डैश पे हैं, बी और बी वेज पे हैं, उन दोनों को एक साइड कर लीजिए। गाइस इस तरह से आपका इलिमिनेटेड प्रोडक्ट आपका आ जाएगा जब आपका H2O प्लस Cl माइनस लिविंग ग्रुप लीव करेगा। ओके गाइस, अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ समस्या क्या है। यहाँ पे जो इनकमिंग बेस है गाइस, इनकमिंग बेस है, वो बेस जो है यहाँ पे इसको अपना लोन पेयर या अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा गाइस, क्योंकि इसी की साइड में क्या लगा हुआ है, लीविंग ग्रुप। गाइस यहाँ पे आपको नोटिस करने की जरूरत है गाइस, जो इनकमिंग बेस है और आउटगोइंग लीविंग ग्रुप है गाइस, इन दोनों में सिमिलर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से गाइस रिपल्सन फील होगा। जी हाँ, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है और न्यूक्लियोफाइल के पास भी लोन पेयर और खुद का निगेटिव चार्ज होगा, तो सेम न्यूक्लियस के बीच में गाइस ज्यादा रिपल्सन होगा। यहाँ ये दोनों पास पास में होंगे, एक ही साइड में होंगे, सेम साइड में होंगे। यहाँ पे देखिए एक दूसरे के ये एंटी कोप्लेनर है, लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है। तो गाइस कोई भी बेस, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो इनकमिंग बेस है, कोई भी इनकमिंग बेस इस H को अप्रोच नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, रिपेल फील कराएगा। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा गाइज, इंटर न्यूक्लियर सिमिलर न्यूक्लियर चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी में। तो गाइज इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होता है ये वाला एंटी कोप्लेनर। एंटी कोप्लेनर जो लिविंग ग्रुप होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं, वो बेस जो होता है गाइज वो इस हाइड्रोजन को ग्रैप्स करेगा आसानी से, एक्सक्लूज करेगा आसानी से विथ रिस्पेक्ट टू सिन। सेम साइड में अगर कोई गाइज है, सिन मतलब सेम साइड में है, तो एक बात ध्यान रखिएगा गाइज, E2 एलिमिनेशन में हमेशा अगर आपको, ये हमने सॉहॉर्स प्रोजेक्शन ड्रा किया गाइज, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले यानी हमने आपको डैश और बेस को वहां पे हमने आपको बताया है। तो गाइज एक बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, वो क्या, कि लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन मस्ट बी इन एंटी प्लेन, एंटी ईच अदर, एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। गाइज मैं इसमें कुछ लिखा नहीं रहा हूं, मैं एग्जांपल के थ्रू आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, इस केस में एलिमिनेशन डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा, फाइन, बिल्कुल नहीं होगा। इस केस में अच्छे से होगा और इसका अमाउंट क्या आएगा, अच्छा आएगा, मेजर आएगा, फाइन। यानी अगर मैं इसके मेन पॉइंट की बात करूं तो ध्यान दीजिए कि लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन मस्ट बी इन एंटी बेस, एंटी प्लेनर, फाइन, नोट कर लीजिए इसे। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं गाइस, इन एग्जांपल को आप देखिए, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं इस एग्जांपल में क्या एंटी कोप्लेनर होता है, क्या एंटी एलिमिनेशन होता है, फाइन। अब अगर आप देखें गाइस तो इन दोनों कार्बन के अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है गाइज।
इस कार्बन को आप फोकस किए जिस पे क्या लगा हुआ है, लीविंग ग्रुप ब्रोमीन, इसे गाइस क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। गाइस बीटा आपके पास दो है, एक बीटा ये वाला कार्बन है, दूसरा वाला बीटा ये मिथाइल वाला कार्बन। गाइस अगर मैं इस बीटा की हाइड्रोजन की बात करूं जो OH माइनस के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो अगर आप देखें गाइस तो इस पे आप देखें तो वेज पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो गाइस डैश पे क्या होगा इस केस में, डैश पे यहां पे होगा गाइस हाइड्रोजन। अच्छा गाइस यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे दो दो हाइड्रोजन हो सकते हैं, दो दो हाइड्रोजन हो सकते हैं, बिल्कुल दो हाइड्रोजन यहां पे है, तो दो हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग वेज पे होंगे, एक वेज पे होगा और एक डैश पे होगा। लेकिन यहां पे एक ही हाइड्रोजन है गाइस और उसको कहां पे होना पड़ेगा, डैश पे। क्यों? क्योंकि बेस पे ऑलरेडी मिथाइल है। अब आप बताइए यहां से आप ब्रोमीन को अगर एलिमिनेट करेंगे अल्फा से तो कौन सा बीटा हटाएंगे जो, अच्छा ब्रोमीन किस प्लेन पे है, वेज में है या डैश में, डैश में। अच्छा अगर वेज, अगर ये डैश में है ब्रोमीन तो हाइड्रोजन मस्ट बी इन वेज, अगर ये डैश में है तो बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी इन वेज, क्योंकि अगर डैश पे होगा तो दोनों सेम प्लेन में होंगे। यानी गाइस ये वाला ब्रोमीन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों डैश पे है, मतलब सेम प्लेन में है, तो गाइस ये वाला H नहीं निकलेगा। कौन सा H निकलेगा, यहां से ये वाला H निकलेगा। ध्यान दीजिएगा गाइस, यहां पे गलती लोगों से हो जाती है, एंटी एलिमिनेशन जिसे पता नहीं होता। यानी फाइनली इस केस में कोई मिक्सचर ऑफ एल्कीन नहीं आएगा, ओनली एल्कीन आएगा। फाइन, ये आपका ओनली प्रोडक्ट आएगा, दैट इज मेजर, ओनली प्रोडक्ट आएगा, दैट इज मेजर। फाइन, लुक एट दिस वन गाइस, सिमिलर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बस कन्फिगरेशन पलट दिया गया, लिविंग ग्रुप बदल दिया गया, बस ऐसे ही सोचना आपको गाइस। फिर से अगर आप देखें तो जिससे क्लोरीन लगा हुआ है वो अल्फा है, ऊपर वाला फिर से बीटा है और ये भी बीटा है। गाइस अगर इन दोनों बीटा में हम लोग H को देखें तो ये डैश पे गाइस पहले से मिथाइल लगा हुआ है, तो इसके पास जो एक H होगा ऑब्वियसली इस प्लेन के अपोजिट होगा। अगर ये डैश पे है तो H कहां पे होगा गाइस, वेज पे होगा। H कहां पे होगा, वेज पे होगा। तो चलिए हमने H को बेस पे बना दिया। गाइस यहां पे दो H होंगे, क्या, दो H होंगे, तो दोनों H अपोजिट प्लेन में होंगे। अगर एक डैश पे होगा तो दूसरा वेज पे होगा। ओके, अब गाइस जरा यहां पे एलिमिनेशन के रेफरेंस में आप सोचिए कि कौन सा एलिमिनेशन किस वजह से होगा, कौन सा H यहां से ग्रैप्स होगा विद द हेल्प ऑफ बेस। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से Cl निकलेगा। अच्छा गाइस Cl या लीविंग ग्रुप में बोलूं, एंड हाइड्रोजन मस्ट बी इन एंटी प्लेनर, एंटी कोप्लेनर, मतलब अपोजिट साइड होना चाहिए। अगर ये सॉलिड वेज या वेज पे है तो हाइड्रोजन मस्ट बी इन डैश, यानी फिर से आपने देखा तो ये वाला H हमारे मतलब का नहीं है। कौन सा H, ये वाला H निकलेगा, ये वाला H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा, तो ये दोनों H Cl निकल के गाइस एक ही प्रोडक्ट यहां पे भी आएगा। फाइन, यही क्या होगा, ये मेजर। फाइन, ओनली प्रोडक्ट आएगा, इसमें कोई भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं आएगा। फाइन, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। गाइज एक एग्जांपल दिया गया है और एक क्वेश्चन दिया गया है, आप दोनों को आपको ट्राई करना है। इस एग्जांपल में आपका मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा उसको बनाना है। गाइज इस क्वेश्चन में जो मेजर प्रोडक्ट आएगा उसका आंसर करना है। आपके इसमें 4 करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। फाइन, चलिए एक एक करके बात करते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। इसके बारे में जरा देखिए क्या कह रहा है ये। अगर गाइज इसमें आप देखें तो ये ब्रोमीन लगा हुआ जिस कार्बन से वो अल्फा है। गाइज ये ऊपर वाला कार्बन बीटा है और ये नीचे वाला कार्बन बीटा है। फाइन, अब गाइज हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है अल्कोहलिक केमिस्ट। गाइज यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं मैंने देखा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, क्या मैंने देखा है, लोग एक्वस केमिस्ट अल्कोहलिक केमिस्ट में कंफ्यूज हो जाता है कि सर एल्कोहलिक के साथ एलिमिनेशन कराएं या सब्स्टिट्यूशन कराएं, एक्वस के साथ एलिमिनेशन कराएं या सब्स्टिट्यूशन कराएं। तो गाइज ये बहुत ही आसान होता है, काफी लोगों को पता चल जाता है। एल्कोहलिक का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे आप एक जनरल तरीके से भी आप समझ कर, एल्कोहल का मतलब क्या, एल्कोहल का मतलब एल्कोहल, भैया एल्कोहल जो होता है वो आदमी को ही दुनिया से एलिमिनेट कर देता है। समझ रहे हैं आप, दुनिया को से आदमी को ही एलिमिनेट कर देता है। तो समझ लीजिए अगर एल्कोहल आया
तो एलिमिनेशन होगा, लेकिन यहाँ किसी इंसान का एलिमिनेशन नहीं होगा, किसका होगा? मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, किसका? HCl, HBr या किसी लिविंग ग्रुप का। एल्कोहल का मतलब आप समझिए एलिमिनेशन, अगर वो इंसान ने एल्कोहल लिया तो इंसान का एलिमिनेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ कंपाउंड के साथ एल्कोहल है तो किसी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। फाइन, ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें गाइस, तो यहाँ पे ब्रोमीन है, अल्फा कार्बन, तो बीटा पे यहाँ ये बीटा। गाइस अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्रोमीन कहाँ पे लगा हुआ है? डैश पे लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन मस्ट बी इन बेस। फाइन, लेकिन अगर आप इस बीटा को देखें तो यहाँ पे बेस पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ, तो इस पे गाइस H कहाँ होगा? डैश पे। सिमिलरली नीचे अगर देखें तो यहाँ भी मिथाइल कहाँ पे है? बेस पे है, तो गाइस यहाँ पे भी H क्या होगा? डैश पे। यानी यहाँ पे दोनों बीटा जो भी है वो दोनों बीटा हाइड्रोजन क्या है? सेम प्लेन में है विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा गाइस? यहां से HBr का एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे होगा सर, लेकिन वो माइनर होगा। भैया इस केस में एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा नो रिएक्शन, कोई यहां मेजर और माइनर की बात नहीं करता, नो रिएक्शन। फाइन, ऑप्शन में आपके रिएक्शन लिखा होगा, 3 ऑप्शन में शुरू के आपके कुछ ना कुछ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बने होंगे, लास्ट ऑप्शन लिखा होगा नन ऑफ दीज या नो रिएक्शन। तो आप लास्ट ऑप्शन के पास जाएंगे जब ऐसी सिचुएशन होगी, नन ऑफ दीज या नो रिएक्शन। फाइन, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए गाइज। अगर आज अभी तक जितने 3-4 एग्जांपल हम लोगों ने किए हैं, अगर उन सब में आपको देखते देखते एंटी एलिमिनेशन या स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 मैकेनिज्म में थोड़ी सी भी कमांड आ गई हो, तो जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप बताइए। मैं आपको 50 सेकंड देता हूं, 40 सेकंड देता हूं इसको अप्रोच करने के लिए। मैंने बताया है कि भैया क्वेश्चन को देख के आंसर करना होता है। अगर आपको जरा से भी स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई होगी अब तक एलिमिनेशन में, तो फाइनली आप केवल देख के सीधे आंसर के पास पहुंच जाएंगे। आई होप इनफ इज इनफ। अगला देख, अब इसमें देख मैं ट्राई करता हूं। इसे अल्फा बोल रहे हैं, इसे बीटा बोल रहे हैं और इसे बीटा बोल रहा हूं। गाइज यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप Br है वो किस पे है? डैश पे है, डैश पे है, यानी वेज पे होना चाहिए हाइड्रोजन। अब जरा हाइड्रोजन देखते हैं गाइज, इस मिथाइल पे बेस में क्या है? वेज में क्या है? मिथाइल इस कार्बन पे है, तो गाइज यहाँ डैश पे क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे डैश पे गाइज क्या है? इथाइल, तो वेज पे क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो जरा बताइए कौन सा? उस बीटा कार्बन से H निकलेगा जिससे इथाइल लगा हुआ है, या उस बीटा कार्बन से H निकलेगा जिसपे मिथाइल लगा हुआ है? एग्जैक्टली ये वाला H निकलेगा गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ लिविंग ग्रुप ब्रोमीन के ये अपोजिट प्लेन में है, एंटी कोप्लेनर है, यानी यही दोनों एलिमिनेट होंगे, यानी मल्टीपल बॉन्ड विथ इथाइल वाले कार्बन के साथ आपको नजर आएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत गाइज, ये वाला ऑप्शन अगर आप देखें तो आपका करेक्ट आंसर आया। फाइन, आप देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि जब E2 एलिमिनेशन होगा तो आपके पास 2 ही बातें वो एग्जाम में पूछ सकता है, या तो वो बल्कि बेस या बैड लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपके सामने लाए, या गाइस स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ आए आपके पास। तो आपको मैंने दोनों बता दिया है, इसके साथ आप प्रैक्टिस खूब कर सकते हैं। फाइन, इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, उससे देखें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट विद देयर मेजर प्रोडक्ट? कौन सा रिएक्शन है उसके साथ प्रोडक्ट भी दिया है वो सही मैचिंग दी है, इसके बारे में पूछा गया है। जरा पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया कोई ब्रोमो कंटेनिंग कंपाउंड है जिसकी टर्ड ब्यूटाक्साइड से रिएक्शन किया गया, गाइज ये प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, इस रिएक्शन को देख के क्या इतना बता पाओगे कि कौन सी रिएक्शन हुई है? तो आप देखोगे कि यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई अनसैचुरेशन आया नहीं, तो गाइज ये एलिमिनेशन तो नहीं हुआ। फिर अगर देखें ब्रोमीन यहाँ पे डैश पे है, यहाँ पे बेस पे आ गया ब्यूटॉक्साइड आए, तो यहाँ पे तो ये बता रहा है कि ये SN2 रिएक्शन है। क्या गाइज ये SN2 रिएक्शन पॉसिबल है या फिजिबल है इस केस में? बिल्कुल नहीं भैया। क्यों? क्योंकि ये बल्कि बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता इस केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास बीटा H फेवरेबल है, यहाँ पे बीटा H निकाल सकता है। तो ये जब जब बीटा H की पॉसिबिलिटी होगी
तब तक ये कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो गाइज ये वाला तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ना आके एलिमिनेशन होना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। फाइन, मैं इसके साथ लिख दे रहा हूं क्या एक्चुअली होना चाहिए। जो एक्चुअली होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। प्रोडक्ट इस केस में ये वाला होना चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट सही है, ये गलत है। गाइज इसमें क्या किया गया, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया गया, क्या प्रोडक्ट ये आएगा, गलत है ये भी। गाइज इसमें हम जानते हैं कौन सा मैकेनिज्म होता है, इसमें E1 मैकेनिज्म होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, याद है आपको, कार्बोकेटायन फिर रीअरेंजमेंट अगर कार्बोकेटायन है। तो गाइज ये भी गलत है। अगर मैं इसका सही वाला स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको ये बनता नजर आएगा, ये इसका सही आंसर आएगा। व्हाट अबाउट सी? हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है गाइज, क्योंकि यहाँ पे कोई चांस नहीं है कार्बोकेटायन यहाँ आएगा फिर ये यहाँ एलिमेंट, प्रोडक्ट ये सही प्रोडक्ट बना। फाइन, तो इस तरह से आपके सामने कभी क्वेश्चन आएंगे कि प्रोडक्ट बताइए कौन सा सही मैच किया गया है उसके रिएक्टेंट के साथ। फाइन, नोट कीजिए इसे। ओके गाइज, एक क्वेश्चन सॉल्व लिखा है यहाँ पे। एक क्वेश्चन क्या लिखा गया, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। गाइज एक कन्वर्जन दिया गया है, कह रहा है इस कन्वर्जन को करने के लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट या मोस्ट सुटेबल बेस बताइए, क्या, सॉरी बिल्कुल बेस क्या होगा, क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस के बारे में पूछा। फाइन, तो गाइज सबसे पहले हमें देखना होगा कि किस टाइप का एलिमिनेशन हुआ है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। गाइज इस बीटा के पास एक एच है, इस बीटा के पास 3 एच है। अगर ये एच निकलता तो डबल बॉन्ड यहाँ आता तो वो सेटजेप प्रोडक्ट होता। गाइज यहाँ से एच निकला तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट हुआ है, यानी ये प्रोडक्ट जो हमारे सामने यहाँ पे इन्होंने दिया वो कौन सा प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट है, यानी E2 एलिमिनेशन है। और हॉफमैन प्रोडक्ट E2 एलिमिनेशन फेवर इन केस ऑफ बैड लीविंग ग्रुप या बल्कि बेस, स्ट्रिक्टली हिंडर्ड बेस। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप तो ठीक है, लेकिन अब बेस को हमें देखना है, अल्कोहलिक केमिस्ट नॉट सुटेबल, क्योंकि ये तो सेटजेप को फेवर करेगा, ये भी सेटजेप को फेवर करेगा। दिस वन इज द आंसर। गाइज इसे पहचान रहे हैं, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड एक्वस केवस तो सब्स्टिट्यूशन कराएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर फेवर करना होता है। फाइन, तो गाइज आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने E2 एलिमिनेशन की मैकेनिज्म देखी। E2 एलिमिनेशन में क्या देखा हम लोगों ने कि सिंगल स्टेप की प्रोसेस होती है जिसमें बेस और लीविंग ग्रुप साथ साथ लीव करते हैं, बेस H को अब्स्ट्रैक्ट करता है और लीविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली लीव कर जाते हैं, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। गाइस इसमें हम लोगों ने ये देखा कि कंसंट्रेशन जो है वो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड करता है रेट। फाइन, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा हम लोगों ने, दैट इज हॉफमैन। हॉफमैन एलिमिनेशन समझा, हॉफमैन एलिमिनेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इन सबको भी हम लोगों ने देखा। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन। गाइस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रॉपर गाइस E1 और E2 मैकेनिज्म के वीडियो को आप रिवाइज करके के लिए क्लास में आएंगे, बिकॉज अगली क्लास में हम लोग E1, E2, SN1, SN2 सबको गाइस कंपेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर कभी कभी ये बेस हो जाता है, कभी कभी न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, कभी कभी ये सब्स्टिट्यूशन देता है, कभी कभी एलिमिनेशन देता है, तो उसके पीछे की क्या सीन है, क्या कहानी है, गाइस अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी queries, please drop in the comment section. Thanks for watching.